हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम इंटरनल सिक्योरिटी के 5वां वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ्स के सभी रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सरसाइज सिनर्जी के बारे में है। आपने बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, कुछ गुंडे किसी वेल्दी व्यक्ति के बेटे अथवा बेटी को किडनैप कर लेते हैं। उसके बदले में वो पैसों की मांग करते हैं। इसे रैंसम की वसूली कहा जाता है। लेकिन अब लूटर्स को आपसे पैसे ऐंठने के लिए आपके परिवार के सदस्यों को किडनैप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि डिजिटल डोमेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस को अटैक कर सकते हैं किसी मालवेयर के जरिए। और इन मालवेयर्स के जरिए वो आपके डिजिटल डिवाइस को अटैक करके उसमें से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेटा, वीडियोस या पिक्चर्स चुरा लेते हैं जो आपके लिए सेंसिटिव हो, और उनके बदले में आपसे पैसों की मांग की जाती है। इस प्रकार के मालवेयर्स को रैंसमवेयर कहा जाता है, और इस प्रकार के अटैक को साइबर अटैक कहा जाता है। जब ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं तब रोल आ जाता है साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज का, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ऐसे अटैक से बचाया जाए। इंडिया में ऐसी ही एक एजेंसी है जिसका नाम है CERT-In, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। लेकिन कई बार अटैक करने वाले लोग किसी दूसरे देश में बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में दो देशों की एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अटैक इंडिया में हो रहा है और अटैकर किसी दूसरे देश में बैठे हैं तो बिना कोऑर्डिनेशन के इन अटैक्स को नहीं रोका जा सकेगा। इसी उद्देश्य से CERT-In ने अभी कोलैबोरेट किया है जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सिंगापुर की, उनके साथ, और सिनर्जी नाम की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया 13 देशों के लिए। ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 13 कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज में बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया जाएगा। हम एक ऐसा नेटवर्क तैयार करें किस प्रकार के रैंसमवेयर या फिर साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स को रोका जा सके। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर जो इनिशिएटिव है रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का, उसी का हिस्सा रहा ये एक्सरसाइज सिनर्जी, जिसे लीड किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के लीडरशिप में। थीम रही बिल्डिंग नेटवर्क रिजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। जो एक्सरसाइज है यहाँ पे रियल लाइफ साइबर इंसिडेंट को डिपिक्ट किया गया, मतलब किसी एक व्यक्ति को अटैक किया गया है, साइबर अटैक करके उससे जो रैंसम है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़े नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कैसे टैकल किया जाएगा सभी देशों के द्वारा मिलकर, इसकी ही प्रैक्टिस की गई, कोशिश की गई। सिग्निफिकेंस ये है कि इस प्रकार की मीटिंग्स के जरिए अच्छा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो जाता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये सभी लोग मिलकर इस प्रकार के अटैक्स को काउंटर कर सकते हैं। CERT-In कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेटी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया के साइबर स्पेस को बचाना। ये नोडल एजेंसी है जो सभी प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल करती है, जैसे कि हैकिंग या फिशिंग। फिशिंग में आपको ट्रैप करके आपसे पैसे वसूल लिए जाते हैं या फिर चुरा लिए जाते हैं। ये फर्दर कलेक्ट, एनालाइज और डिसेमिनेट करते हैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो साइबर इंसिडेंट्स की हो। CERT-In इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज देता है, ऐसे इंसिडेंट होना और अगर हो गए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और वो ऐसा सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि ऐसी चीज़ों के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड रहें। आर्टिकल जो कि एक्सरसाइज वॉस्टॉक के बारे में है। हम सभी लोगों को पता है कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो ये युद्ध है ये पिछले 6 महीनों से लगातार चल रहा है, और इसके खत्म होने की संभावना अभी भी नजर नहीं आ रही है। इन दैट केस अभी हाल ही में रशिया ने कंडक्ट की एक्सरसाइज वॉस्टॉक। ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज रही जिसमें कई सारे देश शामिल हुए। सरप्राइजिंगली इंडिया भी इसका पार्ट रहा। इंडिया काइंड ऑफ बैलेंस की सिचुएशन में है। हम वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम रशिया को सीधे सीधे कन्फ्रंट करें, पैरेलली हम वेस्टर्न अलाइज को भी नाराज नहीं करना चाहते। खैर, हम इस एक्सरसाइज का पार्ट रहे, दैट्स वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उस सिचुएशन में जबकि एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया के बीच में। इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट है जिसमें गोरखा राइफल्स के ट्रूप्स शामिल रहे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज में। नाम है वॉस्टॉक 2022। मल्टीलैटरल है, इसका मतलब साफ है कि कई सारे देश इसमें शामिल होंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रैक्टिकल और फ्रेंडली कोऑपरेशन को स्टैब्लिश किया जा सके जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है, आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेटर किया जाए। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक साथ लड़ना पड़ गया किसी भी केस में, तो आप एक दूसरे के काम करने के तरीके को समझते हो,
एक दूसरे के हथियारों के चलने का जो मैकेनिज्म है उसे जानते हो, ताकि आप अच्छी तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। इसीलिए अक्सर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ करते हैं, ताकि उनके साथ हमें अगर भविष्य में किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ा मिलकर, तो हम आसानी से अपना काम कर सकें। पार्टिसिपेट किया इंडिया है, तभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने ऑर्गेनाइज किया है तो रशिया तो रहेगा। चाइना भी इसका पार्ट है। बेलारूस बहुत अच्छा अलाई है रशिया का, वो रहेगा। मंगोलिया है, तजाकिस्तान है, और भी कई सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा चाइना के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है दैट इज हैंड इन हैंड। रशिया के साथ हम कई सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज इंदिरा की 2003 में शुरू की गई थी। ये दोनों कंट्रीज की जो नेवीज हैं वो आपस में एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज सेंटर या TSENTR बोल सकते हो आप। 2019 में ये हुआ था। ये एनुअल सीरीज बन चुकी है अब, जहां पे रशियन आर्म फोर्सेस की एक एनुअल ट्रेनिंग साइकिल होती है इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ। तीसरा है एक्सरसाइज जापट। आप इसे झापड़ कहो, ऐसा लग रहा है ना कि झापड़ लिखा हुआ है। 2021 में भी ये लास्ट टाइम हुई थी। यहाँ पे 17 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सभी लोग इसका पार्ट थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर के बारे में है। इंडिया ने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था चांद पर, लेकिन उसकी हो गई थी क्रैश लैंडिंग। वो आराम से उतर नहीं पाया, जाके बिल्कुल गिर गया। अगर कोई ऐसे मैन्ड मिशन भेजा जा रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पे, मार्स पे, मून पे या अर्थ पे ही, हम स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लैंड करवा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि क्रैश लैंडिंग हो जाए, वो इक्विपमेंट सीधा आके जमीन से टकराए और बिखर जाए? नहीं, हम चाहेंगे कि जो भी इक्विपमेंट किसी लैंड पर उतर रहा है वो बिल्कुल धीमे धीमे उतरे। और आपने देखा होगा इसके लिए हवा भरे पैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर। 3 वर्ड्स है, तीनों का मतलब समझ लीजिए। इनफ्लेटेबल का मतलब किसी ऐसी चीज से है जिसमें हवा भरा जा सके, जैसे कि गुब्बारा या फिर ट्यूब। एरोडायनेमिक्स एक ब्रांच होती है स्टडी की, जहां पर जब कोई सॉलिड चीज एयर से गुजर रही है तो कैसे रिएक्शन होता है उसको स्टडी किया जाता है। डिसएलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, डिसएलरेट का मतलब होता है घटाना। मतलब आप कुछ ऐसा एयर पैकेट लीजिए जो अगर हवा में से नीचे की ओर आ रहा है तो वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर सके, या उससे अटैच जो भी आइटम है उसकी स्पीड को रिड्यूस कर सके। कुल मिला के जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जब वो समंदर में ऐसे उतरने लगते हैं तो आपने देखा होगा पैराशूट की तरह कुछ खुल जाएगा जो उनको धीमे से लैंड करवा देता है, उसे ही कहा जाता है इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर। ये कितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, ये इस बात पर यही डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंडिंग होगी वो कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी होगी। इट्स नॉट अबाउट कि अर्थ पे आप लैंडिंग कैसे करवा रहे हो, आप मून पे कैसे करवा रहे हो, आप मार्स पे लैंडिंग कैसे करवा रहे हो। इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर की जरूरत पड़ती है। इसरो ने भी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक ऐसा ही इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर टेक्नोलॉजी, जिसे रोहिणी 300 यानी कि RH 300 MK2 जो रॉकेट है उससे इसको टेस्ट किया गया है थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पे। तो इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसएलरेटर, जिसे हम शॉर्ट में IAD कह सकते हैं, ये ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम एटमॉस्फेयर में पेलोड को आराम से उतार सकते हैं। इसमें होता है एक इन्फ्लेटेबल एनवेलप, जैसे कि कोई ट्यूब या फिर कोई एयर पैकेट, और उसमें होता है इन्फ्लेटेंट। इन्फ्लेटेंट ये होता है कि आप उसमें क्या भर रहे हो, लाइक हवा भरा आपने या हीलियम भरा, तो जो हवा या हीलियम आपने भरा दैट इज इन्फ्लेटेंट, जिसकी मदद से वो पैकेट फूला और वो धीमे से लैंड करवाएगा। ये इसको IAD को बनाते हैं। IAD को इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसने इसको डेवलप किया है। पर्पस क्या है, IAD का मेन काम ये होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट जो जमीन पर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है बेसिकली, उसकी स्पीड को धीमे कर दे और उसे आराम से लैंड करवा दे। 84 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आसपास जो IAD होता है वहां पर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन जो उसमें स्टोर की जाती है गैस के बॉटल में, वो स्प्रेड हो जाता है और जो इन्फ्लेटेंट है उसकी तरह काम करता है, और जो इन्फ्लेटेबल ट्यूब है उसमें हवा भर देता है या फिर उसे ऐसा बना देता है कि वो धीमे से लैंड करवा सके। सिग्निफिकेंस यही रहेगी, जो नई टेक्नोलॉजी अभी तैयार की गई है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसरो इसका इस्तेमाल आने वाले फ्यूचर मिशंस में भी कर सकता है, वीनस और मार्स पे भी। चलिए बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, कर्नाटका के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। इनका काम है नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और एक्सप्लोरेशंस करना स्पेस साइंस के लिए। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ACL इनकी मार्केटिंग और कमर्शियल विंग है। आपको अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो आप ACL से बात करिए। श्री S सोमनाथ जी अभी इसके चेयरमैन हैं। बेसिक जानकारी है ये आपके लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में है, QRSAM। DRDO ने भी हाल ही में इसका जो 6 फ्लाइट टेस्ट है उसको कंप्लीट किया। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सैम में समझ में आ जाता है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब जमीन से हमला करेंगे और हवा में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। DRDO ने इसको प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पे तैयार किया है।
जैसे कई बार जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी व्हीकल्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उनके ऊपर अटैक का खतरा अक्सर बना रहता है। हमने कई बार देखा कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं वो ऐसे दस्तों को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं। उनके साथ इस QRSAM सिस्टम को भेजा जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड कंट्रोल एल्गोरिदम पे वर्क करता है, वॉरहेड चेन्स के साथ वर्क करता है। इसकी सबसे बढ़िया खूबी ये है कि ये ऐसा वेपन सिस्टम है जो मूविंग व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सर्च एंड ट्रैक कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ही कम मार्जिन पे। मतलब अभी आपको खतरा महसूस हुआ, लॉन्च कर दो। तो मतलब अगर हमारा आर्मी कॉन्टिजेंट कहीं पे जा रहा है और कोई उसको अटैक करने की कोशिश करेगा और QRSAM वहां पर है, तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये अटैक कर देंगे और जो एनिमी है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तारागिरी के बारे में है। मेजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में तारागिरी को लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A का ये तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब ये है कि इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। फ्रिगेट का मतलब ये है कि एक प्रकार का युद्धपोत है जो लड़ाई लड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 17A का ये तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। मतलब 2 और रहे होंगे, कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। किसने बनाया? मेजेगांव शिप बिल्डर्स, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स के साथ लैस है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि वर्तमान में उपस्थित जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इसमें हमने लगाए हैं सेंसर्स, एडवांस्ड एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो सारा काम देखता है। वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेस है जहां जो भी लोग इस फ्रिगेट पे काम कर रहे हैं वो आसानी से रह सकते हो। सोफिस्टिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और भाई कई सारे फीचर्स हैं जो इस शिप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। शिप का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ इस तरीके से उसे डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट या एंटी शिप क्रूज मिसाइल से इस फ्रिगेट को बचा सकता है। वर्टिकल लॉन्च और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसमें इक्विप किया गया है। मतलब कि बहुत आसानी से ये खुद को डिफेंड कर पाएगा। 2 30 मिलीमीटर रैपिड फायर गन्स भी इसमें इंस्टॉल की गई हैं जो क्लोज इन डिफेंस कैपेबिलिटी देता है। अगर कोई शिप बिल्कुल नजदीक में आ गया इसके अटैक करने के लिए तो ये गन्स इस्तेमाल में ली जाएंगी। मतलब इसके आसपास आना समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं होगी। इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है एक ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर। टॉर्पीडो के जरिए हम अटैक कर पाएंगे दुश्मन के ऊपर अगर वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। फर्दर इसमें होगा रॉकेट लॉन्चर जो शिप की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट जिसे P-17A के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे 2019 में इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हमें बनाने हैं जिसे बनाने का काम 2 लोगों को सौंप दिया गया है, एमडीएल यानी कि मेजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को और GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं जिनको कंस्ट्रक्ट इस तरीके से किया गया है कि इनके पास हो स्पेसिफिक स्टेल्थ डिजाइन। जो भी आपका डिफेंस का इक्विपमेंट है वो आसानी से रडार की कैच में ना आए, पकड़ा ना जाए, बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो खुद ही शिकार बन जाएगा तो आपको बचाएगा क्या। तो रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की जाती है ताकि रडार की जो रेज है वो इसको कैप्चर न कर पाए। लो ऑब्जर्वेबल होता है, ये आसानी से देखा नहीं जा सकता एंड दैट इज द रीजन कि ये अनडिटेक्टेबल रहता है एनिमीज के लिए। पहला स्टेल्थ शिप जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया दैट वाज नीलगिरी। 2019 में से लॉन्च कर दिया गया था। उम्मीद है कि इस साल इंडियन नेवी को मिल जाएगा। उदयगिरी सेकंड शिप था जिसे 2022 में लॉन्च किया गया मई में। 2024 तक इसे कमीशन कर दिया जाएगा। लॉन्च करने के बाद देखिए कई सारे ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही नेवी को दिया जाता है। तो अभी टेस्टिंग फेज में है, ये नेवी को 2024 तक मिल जाने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज जिमेक्स के बारे में है। इसका 6ठा एडिशन अभी जापान और इंडिया के बीच में होता है। बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी ने कमेंस किया, इसको होस्ट किया। ये देखिए एक एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में होती है। हर एक्सरसाइज का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब जब दोनों देश एक साथ मिलकर किसी ऑपरेशन में है तो बढ़िया से काम कर सकें। सरफेस, सब सरफेस या एयर डोमेन में दोनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जिमेक्स 22 2 फेजेस में हुआ, एक तो सी फेज और दूसरा हार्बर फेज। हार्बर फेज हुआ विशाखापट्टनम में। सिग्निफिकेंस ये रही कि जिमेक्स की ये 10th एनिवर्सरी है। फर्दर 70th एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। इंडिया जापान के बीच में कुछ और भी एक्सरसाइज होती है जैसे कि धर्मा गार्डियन, ये एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्रीज के बीच में होती है। दूसरा है शिन्यू मैत्री, ये इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कार्ल गुस्ताफ M4 के बारे में है।
स्वीडन की जो एक डिफेंस फर्म है, नाम है साब, उन्हें हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में स्टैब्लिश करेंगे, जहां पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा कार्ल गुस्ताफ M4 सोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसे ये बढ़ावा देगा और इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलिस राइफल कंधे पर कैरी किया जाने वाला एक राइफल है, जिसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। ये मैन पोर्टेबल है, मतलब एक सोल्जर इसे अपने कंधे पे कैरी कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। काफी हल्का होता है, ये बहुत भारी नहीं होता। इसका वेट 7 kg के अराउंड होता है और ये इसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव और खतरनाक बना देता है। इसका इस्तेमाल किसी एक पर्सनल के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी एंटी टैंक इक्विपमेंट के तौर पर हम कर सकते हैं, टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो कई सारे बैरक्स बनाए जाते हैं जिसके जरिए अटैक्स काउंटर किए जाते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, काफी कारगर है। इसके पहले जो इस नेचर के वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे वो इन जनरल एंटी टैंक होते थे, एंटी पर्सनल उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल एंटी पर्सनल मतलब एक व्यक्ति के अगेंस्ट में भी किया जा सकता है और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो सोल्जर्स इसे अपने कंधे पे रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मॉडर्न बैटलफील्ड है वहां पर ऐसे जो वेपन्स हैं ये काफी कारगर साबित होते हैं। अब देखिए, अगर साब ने ये प्लान बनाया है कि वो M4 को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ये 2024 से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश किए जाएंगे, क्लियरेंस ले जाएंगे, तब ये काम स्टार्ट होगा। लेकिन साब स्वीडन के बाहर पहली बार किसी कंट्री में कार्ल गुस्ताफ M4 मैन्युफैक्चर करेगा। अभी तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। लगभग 15 देशों में ये जो वेपन सिस्टम है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग केवल स्वीडन में होती है। सो इट्स अ बिग डील कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाने वाले हैं। 2024 से ये काम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। लाइट वेट है, बहुत रोबस्ट है, रिलायबल है, इफेक्टिव है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ साइट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खराब वेदर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूजर्स को दे देता है फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्निकल सिचुएशन में भी हम इसका बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी इसका प्रीवियस वर्जन इस्तेमाल करती रही है, जैसे 1976 से ही जो इसके प्रीवियस वर्जन हैं वो यूज कर रहे हैं। इन जनरल हम उसे इंपोर्ट करते थे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर तो ऑब्वियसली नहीं होता था, जिनमें शामिल है MK2 एंड MK3 वर्जन, जिनका इस्तेमाल हमने कारगिल के वॉर के दौरान भी किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में और इसकी मदद से हमें जीत भी हासिल हुई थी। तो कार्ल गुस्ताफ M4 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।